रिलीज़ करता है। जब वो रिलीज़ करता है तो उससे जो स्टूल है उसके पास करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है और स्टूल इजीली पास हो जाता है, इसलिए डबल मैकेनिज्म में काम करता है। इस पे गोल बूस्ट जिसे हम कहते हैं। अब डायरिया इसकी सबसे बड़ी काज। उसके बाद वोमिटिंग की वजह से क्या होता है कि आपने जो खाना खाया है वो वोमिट कर देते हैं आप, और उसके साथ वाटर कंटेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में आपकी उससे आ जाता है, बॉडी से बाहर आ जाए। पिस्टुलर ड्रेनेज होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हो जाता है, हेमरेज में हो जाता है, डिफ़िकल्टी टू स्वेलिंग, अगर आपको स्वेलो करने में मसला आ रहा हो तब भी जो है ये हो सकता है। एजिड, अगर कोई पेशेंट एजिड हो गया इसको, और सीवियर मेंटली इल पेशेंट, जो सीवियर मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको भी ये मसला होता है कि उनके अंदर भी डिहाइड्रेशन की जो डिजीज़ है या जो सिम्टम है वो होती है। उसकी वजह क्या है कि इनको ख्याल नहीं रहता कि कब हमने पानी पीना है या कब नहीं पीना, क्योंकि वो सीवियर मेंटली इल पेशेंट होते हैं, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल का कोई पता नहीं होता। आप लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं या जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, उनको बेसिकली अपनी लाइफ से कोई सरोकार ही नहीं होता। वो इधर उधर बैठे रहते हैं, अपनी बातों में अपनी उसमें लगे रहते हैं, इनको पता ही नहीं लग रहा होता। तो इनके अंदर ये कंडीशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन की 3 डिग्रीज़ हैं हमारे पास, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। हमारे पास टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन 3 तरह की, हाइपरऑस्मोलर, आइसोस्मोलर या हाइपोस्मोलर। हाइपरऑस्मोलर का मतलब ज़्यादा, आइसो का मतलब मॉडरेट और हाइपो का मतलब कम। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन है। स्टेजेस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अब माइल्ड डिहाइड्रेशन के स्टेजेस, माइल्ड है, सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन है और सीवियर डिहाइड्रेशन है। अब माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या सिम्टम्स होते हैं, सिग्निफिकेंट में क्या होते हैं और सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या सिम्टम्स होते हैं, ये फर्दर मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले हम माइल्ड डिहाइड्रेशन को डिस्कस करेंगे। माइल्ड डिहाइड्रेशन में हमारे पास बेसिकली थर्स्ट होती है, हमारी भूख रिड्यूस, जो एपेटाइट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, स्किन फ्लशिंग हो रहा होता है, हमारा जो यूरिन होता है वो डार्क येलोइश कलर का होता है और हमारी माउथ में बार बार ड्राइनेस आ रही होती है। इसके अलावा फटीग हो रहा होता है, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, छिल सर्दी लग रही होती है और डिजीनेस वगैरह भी हमें महसूस होती है। जब हम माइल्ड से सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास यूरिनेशन और स्वेटिंग दोनों डिक्रीज़ हो जाती है। स्वेटिंग भी नहीं हो रही थी और यूरिनेशन भी नहीं हो रही थी। हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेशन दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर भी अल्टरनेटली इंक्रीज़ हो जाता है। हमारे पास फटीग हो रहा होता है एक्सट्रीमली, हमारे मसल जो है वो पेनफुल हो रहे होते हैं, मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। हमारी जो माइल्ड हेडेक था वो सीवियर हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है। नॉजिया और कॉन्स्टिपेशन हमें हो रही होती है और टिंगलिंग और नमनेस होती है। जो हमारे हाथ होते हैं या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अपनी सेंसेस लूज़ कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीवियर डिहाइड्रेशन की तो उसमें मसल स्पाज़म होता है, वोमिटिंग होती है, रैपिड पल्स हमारी रैपिड हो जाती है, डिम विजन या टेम्पररी ब्लाइंडनेस, हम कह रहे हैं कि भाई हमारी आंखों के गिर्द जो है वो अंधेरा छा रहा है या हमारी आंखों पे अंधेरा आ रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा, तो वो बेसिकली सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। अक्सर जो आप लोग कहते हैं कि चक्कर आ रहे हैं तो बेसिकली वो अगर बहुत ज़्यादा आपने वाटर कंटेंट नहीं पिया या वाटर को यूज़ नहीं किया और उसकी वाटर कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया तो उसकी वजह से भी ये होता है। पेनफुल यूरिनेशन हमारी पेनफुल हो जाती है, ये सबसे बड़ा मसला है। जो यूरिनेशन पेनफुल हो जाती है तो एक तो यूरिनेशन हो नहीं रही होती और जो हो रही होती है पेनफुल हो रही होती है, तो इस कंडीशन में पेशेंट इस चीज़ को बड़ा सफ़र कर रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं किसी काम को करने में। और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा डिप्रेस हो जाता है, सांस लेने में मसला आ रहा होता है, न्यूरोमस्कुलर सीजर्स पड़ रहे होते हैं, चेस्ट में पेन हो रहा होता है और लास्ट स्टेज क्या होता है कि हम अनकॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं, हमें किसी चीज़ का होश नहीं रहता। अब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या है हमारे पास, इंक्रीज ऑस्मोलिटी। ऑस्मोलिटी हमारे पास इंक्रीज होगी, मतलब जो फ्लूइड जो सोल्यूट का अमाउंट है हमारे पास वो इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज आर नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, हमारे पास जो सोडियम लेवल होगा, सीरम सोडियम लेवल वो इंक्रीज़ होगा या नॉर्मल होगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो ग्रेटर देन 25 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होगा। हम हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब शुगर हमारा बढ़ सकता है और हम डायबिटिक की तरफ जा सकते हैं। हमारा वो हाइपरग्लाइसीमिया जो हमारा शुगर कंटेंट होगा वो ग्रेटर देन 1.20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होगा। और इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डेंसिटी है यूरिन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारे पास जो हेमाटोक्रिट लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, मोर देन 55% हो जाएगा वो। मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन को हम किस तरह मैनेजमेंट करेंगे। ओरल डिहाइड्रेशन, हम ओरली इनको ज़्यादा पानी पिलाते हैं
IV फ्लूइड्स के ज़रिए इसको मेंटेन करते हैं। करेक्शन ऑफ द अंडरलाइन प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने सिम्टम्स आपको बताई उनको हम करेक्ट करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा हम खुराक पे ख्याल रखते हैं कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंटेंट और ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट हो वो भी पूरी हो रही हो। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट इनका बड़ा अच्छा हल है, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट के ज़रिए आप ये तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो केयर की ज़रूरत होती है, उनको नर्सिंग की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप उनकी केयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी जो है वो ठीक होने की तरफ होंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये और भी सीवियर हो सकती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या डिहाइड्रेशन, मेजर ऑल फ्लूइड्स दैट एंटर एंड लीव द बॉडी, मतलब आप इनपुट और आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, CBC और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है आप मॉनिटर करेंगे, उसकी लेबोरेटरी वैल्यूज़, उसकी टेस्टिंग करवाते रहेंगे। इसके अलावा हाइपोटेंशन और वीक पल्सेस, आप ये चेक करेंगे कि BP डिक्रीज तो नहीं हो रहा, उसके लिए चेक करते रहेंगे और पल्सेस को चेक करते रहेंगे। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम और टिश्यू परफ्यूजन को आप चेक करते रहेंगे कि भाई टिश्यू के अंदर जो है वो जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो किस अमाउंट में पहुंच रहा है और उनको सांस लेने में तो कोई मसला नहीं हो रहा। इसके अलावा आप ओरिएंटेशन चेक करेंगे, विजन चेक करेंगे, मतलब जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है उनके सेंसेस के हम चेक करेंगे कि आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग। इसके अलावा हम वेट चेंजेस जो है उसको चेक करेंगे कि भाई वेट गेन हो रहा है या लूज़ हो रहा है। जब तक डिहाइड्रेशन होगी वेट लॉस की तरफ जाएगा, जब रिहाइड्रेशन होगी वो हमारी जो डिहाइड्रेशन की कैफियत है या जो तो वो है वो ख़त्म होगी, डिजीज़ ख़त्म होगी, तो हमारा वेट जो है वो गेन की तरफ जाएगा। इसके बाद चेक फॉर स्किन ब्रेक, ओरल एंड स्किन केयर, डाउन एंड गुड ओरल केयर, आप स्किन केयर करेंगे आपके माउथ में और ये जो गला है आपका जो उसमें ओसोफेगस वगैरह में यहाँ पर भी इश्यूज़ होते तो आप इसको चेक करते रहेंगे। वॉच क्लोजली फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही होगी आप उसको क्लोजली चेक करेंगे। और आपको फील होगा कि भाई मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी पीना है, तो ये इन कंडीशन में आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा चुके हैं। और इनको इस तरह हमने मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट इस तरह करनी है। फॉल्स प्रिकॉशंस क्या है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आपने चेक करना है, और एसेस मसल स्ट्रेंथ इन लेग्स, जो लेग्स में मसल की स्ट्रेंथ है कि आप खड़े हो सकते हैं या नहीं। जो डिहाइड्रेशन के पेशेंट होते हैं वो नॉर्मली जो है उनको उठने बैठने में मसला हो रहा होता है, तो आपने इनको चेक करना होता है। ओरिएंट द क्लाइंट टू द एनवायरनमेंट, आपने क्लाइंट को एनवायरनमेंट के बारे में बताना है कि भाई, और रिमाइंड आपने ये बताना है कि आपके हर आसपास कौन कौन सी चीज़ ऐसी पड़ी हुई है जो आपको मुख्तलिफ कंडीशन में मदद कर सकती है। इसके अलावा आपने क्लाइंट को बताना है कि आपको कोई भी मसला हो आपने हमें हेल्प के लिए कॉल करनी है, या आप चेयर से उतर रहे हो या आप बेड से उतर रहे हो तो उस कंडीशन में आपने हमें आवाज़ देनी है। हेल्प द क्लाइंट गेट आउट ऑफ बेड और चेयर। इसके अलावा प्रोवाइड और रिमाइंड द क्लाइंट टू यूज़ अ वॉकर और कैन फॉर एम्बुलेटिंग। अगर उन्हें कहीं जाना हो या कहीं उठना बैठना हो तो उस कंडीशन में क्लाइंट को लाजमी तौर पर जो है वो अपना वॉकर या कैन या एम्बुलेटिंग जो है यूज़ करना होगा। प्रोवाइड एडिक्वेट, लास्ट स्लाइड है हमारी। इनको जो हर वक्त जो लाइटनिंग है वो आप देते रहेंगे, रात में खुसूसन आप इनको जो है वो रोशनी देते रहेंगे या रोशनी में रखेंगे, क्योंकि इनको अक्सर ज़रूरत होगी और ये उठेंगे तो अंधेरे में एक तो कमज़ोरी और फिर अंधेरे में इनके लिए और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आप रात में इनके रूम में जो स्पेशली वो लाइट को रखेंगे। कीप द कॉल लाइट विद इन रीच, और कॉल लाइट जो हमारे पास होती है इनकी रीच में रखेंगे ताकि क्लाइंट उसको यूज़ कर सके। कॉल लाइट बेसिकली एक ऐसी लाइट होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से हम कहते हैं कि जब आप हॉस्पिटलाइज सेटअप में हो या आप ऐसे सेटअप में हो तो वहाँ पे आपको एक लाइट दी जाती है। जब आप उसको पुश करेंगे वो लाइट बाहर जो है वो वार्ड के आपके रूम के बाहर वो ऑन हो जाएगी और वहाँ मौजूद जो भी स्टाफ होगा वो आपके पास आ जाएगा और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसे फुलफ़िल करेगा, उसे पूरा करेगा। तो हमारे पास तो पाकिस्तान में ये सेटअप मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन बाहर ममालिक में कॉल लाइट का सेटअप मौजूद है। फिर आप जो बेड है इनका लोवेस्ट पोजीशन में रखेंगे ताकि इनको चढ़ने और उतरने में बेड से कोई मसला ना हो। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है, जो उनकी नीड्स के ऑब्जेक्ट जो चीज़ें हैं तो वो उनके करीब रखेंगे ताकि इनको उसके लिए ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। और ये आप ये बात यकीनी बनाएंगे कि उनके ज़रूरत की रिक्वायरमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो उस रूम में या इनके बाथरूम में, इनके हॉल में, जहाँ जहाँ इनको जो चीज़ें चाहिए वो वहाँ पर मौजूद है। और आप इनके फैमिली मेम्बर्स को इनकरेज करेंगे कि वो इनके साथ रहें और इनकी देखभाल करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।